Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to an academy. Very good evening to all of you. Very good evening. Join fast. Join fast. Good evening. Good evening. चलिए सो इस लेक्चर में हम वो जो भी कर रहे थे मिडिवल और मॉडर्न के एमसीक्यूज हैं तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और मिडिवल के अंदर मतलब मिडिवल के एंड हो जाएंगे उसके बाद कुछ मॉडर्न के क्वेश्चन जो हैं मिडिवल और मॉडर्न दोनों होंगे तो श्योर वी आर डेफिनेटली डू इट एक्चुअली वी आर ऑलरेडी डू इट चलिए जल्दी ज्वाइन कीजिए तो इस लेक्चर में मिडिवल और मॉडर्न के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे पहले कुछ मॉडर्न के और मिडिवल के दोनों के मिक्स करेंगे फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से मॉडर्न के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करें कुछ मिडिवल के टॉपिक बचे हुए थे उनको भी आज के लेक्चर में देखने वाले हैं ठीक है अनअकैडमी पे प्लस के लिए कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं 2020 के लिए आपका जो कंप्लीट कोर्स फॉर द एमपीपीएससी 2020 के लिए कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर 2020 का पूरा जो सिलेबस है पूरा सिलेबस इसके अंदर कंप्लीट किया जा रहा है उसके बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एमपीपीएससी है जिसके अंदर जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी टॉपिक के एमसीक्यूज कंडक्ट किए जाते हैं तो टॉपिक इट फॉलोड बाय द एमसीक्यूज तो उससे क्या होगा कि आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक के ऊपर जो एमसीक्यू आ सकते हैं एग्जाम में वो एमसीक्यूज भी इसके अंदर आपको कवर हो जाएंगे तो इट इज टॉपिक फॉलोड बाय द एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोनों आपका तो टॉपिक भी हो रहा है टॉपिक के साथ में जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू भी आपका आपको कराया जा रहा है ठीक है अब प्लस के लिए आपको क्या करना है प्लस के लिए आपको मेरा कोड है पवन लाइव वो यूज करना है एक साल का सब्सक्रिप्शन 8,800 रुपए का है अब अगर मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा 7,920 रुपीज के अंदर 2 साल का सब्सक्रिप्शन 12,800 रुपए का और कोड यूज करेंगे तो 11,520 रुपए जो है आपको टोटल 2 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा ठीक है तो ये कोड यूज करना है उसके अलावा जब आप लेक्चर देखते हैं रोज तो उसके बाद आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज योर क्रेडिट पॉइंट तो क्रेडिट पॉइंट का उपयोग करके भी आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके ऊपर ले सकते हैं तो इस प्रकार से 20% जो टोटल डिस्काउंट है आपको प्लस क्लासेस के ऊपर मिल जाएगा ठीक है कोड कौन सा यूज करना है पवन लाइव कोड है इस कोड का आपको यूज करने का है चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच स्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट भारत में फ्रांसीसी लोग जो है उन्होंने अपना पहला जो कारखाना है उसकी स्थापना कहाँ की थी सूरत पुलिकत कोचीन या फिर आपका कासिम बाजार यो पोल स्टार्ट नाउ सभी लोग पोल में आंसर देंगे ओह माय गॉड बह गए ओके
सो ए इज राइट आंसर। सूरत के अंदर जो आपके फ्रेंच लोग थे, तो फ्रेंच के सूरत के अंदर अपना भैया पोल में यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं करेगा। तो सूरत के अंदर पहला जो फैक्ट्री है, पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश किया 1664 के अंदर, जो लुइस 14 थे और उनके मिनिस्टर थे, उनका नाम था कॉलबर्ट। तो उन्होंने कंपनीज डेस इंडीज करके या भारत के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो कंपनीज डेस इंडीज ओरिएंटल करके 1664 में कंपनी है, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। और उसका रीज़न क्या था कि ऑलरेडी 1600 के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ चुके थे, सक्सीड हो चुके थे, इनका बिजनेस वगैरह बढ़िया चल रहा था, पुर्तगालियों का बिजनेस बढ़िया चल रहा था। तो फ्रेंच लोगों ने सोचा कि सभी व्यापार कर रहे हैं तो अपने को क्या दिक्कत है। वैसे ही उस समय फ्रेंच सरकार जो थी वो काफ़ी नुकसान में थी, काफ़ी लॉस में थी। तो उन्होंने 7 ईयर वॉर या 100 ईयर वॉर के कारण पूरी फ्रेंच इकोनॉमी आपको शटर्ड हो गई थी। तो उसके कारण उन्होंने कंपनी बनाई कॉलबर्ट ने, और उसके बाद उन्होंने फिर भारत के अंदर अपना जो व्यापार है वो व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है। अब कंपनी ने फिर 1667 के अंदर पहली बार एक्सपेडिशन करके जो सूरत है, तो सूरत के अंदर 1668 के अंदर 1668 में पहली अपनी कंपनी यहाँ पर आपको बनवाई। फिर दूसरी जो कंपनी है वो बनी मसूलीपट्टनम में 1669 में, 1669 में। और यहाँ पर फिर उनको जो चार्टर था, तो यहाँ पर उनको जो सुल्तान थे यहाँ के आपके गोलकुंडा के, ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान से उनको यहाँ पे चार्टर्ड मिला था, जिसके द्वारा उन्होंने व्यापार शुरू किया। सो ए इज राइट आंसर। चलिए। सो हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। हुगली का उपयोग जो है बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए या पायरेसी के लिए है, किसके द्वारा किया जाता था? पुर्तगाली, फ्रेंच, डेनिश या फिर आपके ब्रिटिशर के द्वारा। तो कौन चोर था एक तरीके से, मतलब ये है कौन चोरी वगैरह करता था वहां से। मेरा भी चार्जर लगा दो बेटो। उसको निकाल के उसमें लगा। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। जैक स्पैरो। याद है ना जैक स्पैरो, भूल गए। ठंड कम है आज, टेम्परेचर कम है। नहीं नहीं, पुराने अरे नहीं नहीं, तुमको याद नहीं होगा, पुराने बच्चों को याद होगा, नए बच्चों को याद नहीं होगा। चलिए। सो द राइट आंसर इज पोर्टुगीज। और है ना। तो जो पुर्तगाली लोग थे, अब ये एक नंबर के चोर लोग थे, है ना, एक नंबर के चोर थे ये। अब इनका काम क्या होता था कि पुर्तगाल के अंदर जब जो सूरत वाला पूरा एरिया है, वो पूरा सूरत वाला एरिया उन्होंने कैप्चर करके रख लिया। और उसके बाद कोई भी शिप अगर यहाँ पर आपको आती तो उससे जो टैक्स वगैरह वसूलते थे, उससे आपका जो हफ्ता है, तो हफ्ता वसूली इसके अंदर यहाँ पर आपको करते थे। तो ये इनका काम हुआ करता। इवन एक बार तो ये हुआ कि अकबर की एक बार शिप यहाँ पर आपको आई इस पोर्ट के आपके सूरत के अंदर, और बोला अकबर को बोला कि भैया पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी शिप नहीं जाएगी। तो अकबर का दिमाग फंसका, उसने सेना वेना भेज के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसने माफी वाफी मांग ली उन्होंने। तो मामला यहाँ पर आपको रफा दफा यहाँ पर आपको हो गया, औरंगजेब ने इनके ऊपर हमला ही करवा दिया था। तो अब मुगल जो सम्राट है उनको नहीं छोड़ रहा है यहाँ पर टैक्स वसूल करने के लिए। तो पोर्टुगीज लोग हैं वो इस प्रकार से चोरी वगैरह यहाँ पर आपको किया करते थे। 1631-32 के अंदर जो कासिम खान थे, बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने इनके ऊपर आपको पुर्तगालियों के ऊपर हमला करके इन कई सारे पुर्तगालियों को यहाँ पर आपको कैप्चर किया था। ए इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन। सो इन विच ईयर द वास्को द गामा अराइव्ड एट द कालीकट। किस साल में जो वास्को द गामा है वो कालीकट पहुंचा? 1350, 1498, 1530 या फिर आपका 1612। ये चोरों का सरदार सबसे पहले आया लूट का माल देखने। भैया पोल में, ममता मासी पोल में। चलिए। सो द राइट आंसर, अरे मेरी मासी का नाम है ममता, तो मैंने उसको ममता मासी बोल दिया। चलो। तो हाँ चलिए, तो राइट आंसर इज 1498। नहीं, प्लस वालों को स्पेशल वालों की नहीं देखेंगे, स्पेशल वालों को प्लस वाले की नहीं देखेंगे। ठीक है। तो 1498 में या 1498 के अंदर पहली बार जो वास्को द गामा है
ये घूमते फिरते भारत यहाँ पर आपको पहुंचा और 20 मई 1498 को यहाँ पे पहुंचा। और यहाँ पर जो कालीकत का तट है, तो कालीकत के तट पे पहली बार उसने अपना जो एंकर है वो एंकर यहाँ पे डाला। और यहाँ जो यहाँ के लोकल किंग थे, उन लोकल किंग ने इसका सम्मान किया कि भाई बाहर से कोई आया है तो थोड़ा अतिथि देवो भव वगैरह वगैरह सम्मान कर दिया। तो कहा जाता है कि जैमोरिन नाम का एक राजा था, लेकिन एक्चुअल में जो जैमोरिन है, जैमोरिन का पुर्तगाली भाषा में मतलब होता है राजा। तो उनके रिकॉर्ड में था कि जैमोरिन ने स्वागत किया, तो कोई राजा वहाँ पे लोकल था, उसने उसका स्वागत किया और वहीं से फिर उनके बीच में ट्रेड व्यापार वगैरह यहाँ पर आपको स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से क्या खरीद के ले गया ये? यहाँ से उसने खरीदी काली मिर्ची। लोग आते हैं तो सोना चांदी खरीद के ले जाते हैं। इसने यहाँ पर आपको जो ब्लैक पेपर है या जो काली मिर्ची है, काली मिर्ची खरीद के ले गया। और काली मिर्ची खरीदने के बाद वहां पे जाके उसको कई गुना दामों पे बेचा। और वहां जाने के बाद सोने के बदले उसने काली मिर्ची दी है ना, तो 1 किलो सोना मतलब 1 किलो काली मिर्ची। तो उससे 60 गुना से ज्यादा व्यापार उसने खरीदा। उसके बाद फिर से आया, तो 3 बार आपको भारत के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर आपको आया था। और उसके बाद में फिर भारत के अंदर आपके जो गोवा है, दमन एंड दीव है, हुगली है, यहाँ पर उनकी कई सारी जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो फैक्ट्रीज वगैरह बना ली। धीरे धीरे इनका जो रूल है वो रूल भी यहाँ पर आपको स्टैब्लिश हो गया। सो बी इज राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद जब रूल स्टैब्लिश हुआ तो 1505 के अंदर जो फ्रांसिस दे अल्मेडा है, ये पहले पुर्तगाली गवर्नर यहाँ पर आपको बने, जिन्होंने अपना प्रॉपर तरीके से रूल है वो रूल स्टार्ट किया। फिर आपके जो अलबकर हैं 1509 में आए, तो उनको फिर गवर्नर बना। तो पहला जो गवर्नर था फ्रांसिस दे अल्मेडा, उसके बाद में आपका जो अल बकर है उसको गवर्नर बनाया गया। और उसके टाइम पर आपको जो गोवा है 1510 के अंदर, तो उसके अंदर बीजापुर के जो राजा थे आदिल शाह, ठीक है, उन्होंने गोवा पे हमला करके उससे वहां पर आपको कैप्चर किया था। सो बी इज राइट आंसर। काली मिर्च ने धमाल मचा रखा था, क्योंकि उन लोगों को यही था, उनके पास मसाले कहाँ थे, उनको टेस्ट में क्या है, अंग्रेज लोगों को बोल दो तो ब्रेड खा लेंगे या सब्जी उबाल के खा लेंगे, उनके पास टेस्ट नाम की कोई चीज थी नहीं। तो वो टेस्ट हमने उनको दिया है ना, वो हमको वो पोटैटो और साबूदाना वगैरह दे गए, तंबाकू वगैरह दे गए, लेकिन हमने उनको जो दिया वो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनके खाने में स्वाद नहीं था। बी इज राइट आंसर। नहीं, कच्चे तो खैर नहीं खाते हैं, कच्चे तो पहले खाते थे, समोसा दिया। चलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटेड देम टू ट्रेड इन इंडिया? भारत में व्यापार करने की के लिए जो पहला चार्टर्ड है उनमें से किस कंपनी को दिया गया? लेवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, या फिर आपका ऑस्टेंड कंपनी? तो पहली कंपनी थी जिसको, भैया पोल में आंसर कर दो आशा मासी। पोल क्यों दिया है हमने? तो तुम बोलो तो पोल का ऑप्शन हटा दे। अरे बाप रे। जहर। अरे चलिए। सो द राइट आंसर इज ए, लेवेंट कंपनी, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बाद में बनी, जो पहली बार आपको जो अंग्रेज लोग आए तो पहली जो कंपनी इनकी बनी थी उसका नाम था लेवेंट कंपनी। और ये कंपनी ऑलरेडी आपका जो लैंड रूट है, तो लैंड रूट से यहाँ पर व्यापार इसने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था, ठीक है। इसके पहले आपके कई सारे लोग आए थे, तो लैंड रूट के द्वारा ऑलरेडी लेवेंट कंपनी का व्यापार स्टार्ट हो चुका था। लेकिन 1600 के अंदर फिर 31 दिसंबर 1600 वहां पर फिर एलिजाबेथ जो है उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनवाई। और खुद की कंपनी बना के उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसका यहाँ पर आपको गठन किया। वैसे भी जो लेवेंट कंपनी थी, फिर बाद में जो कंपनी थी आपके, द कंपनी इज कॉल्ड द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, उसका भी नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है। बाद में लेवेंट कंपनी और ऐसे कई सारी 4-5 कंपनी थी, उन सभी कंपनी को आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ पर आपको मर्ज कर दिया गया। सो ए इज द राइट आंसर। सही जा रहे हैं, वेरी गुड। तू बड़ा टेंशन लेता है यार। चलो। सो हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? भारत में फ्रेंच कंपनी का जो संस्थापक है, किसको माना जाता है? आपके रिचर्ड डलू, या जैमरीन माजरीन, कॉलबर्ट, या फिर आपके फ्रेंको मार्टिन?
अभी तो बताया था यार, कॉलबर्ट के बारे में अभी जस्ट बताया था। मतलब एक्सप्लेनेशन करवाने का कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि ऐसे क्वेश्चन आंसर चलने दें? अब एक्सप्लेनेशन करवाया है तो उसको थोड़ा सुना करो ना। एक्सप्लेनेशन में इतना वो सब कुछ लिखते हैं, सब कुछ इतना टाइप करना पड़ता है, तो उसका फायदा होना चाहिए ना। नशे पत्ते में रहते हो, वो भी आधे बच्चे नशे पत्ते में हैं। चलो, सो द सी इज राइट आंसर। कंपनीज दिस इंडीज ओरिएंटल है, ये कंपनी कॉलबर्ट जो है उसका मिनिस्टर था, उसके मिनिस्टर ने यहाँ पर आपको स्टैब्लिश की थी। और फ्रेंच कंपनी उस समय काफी नुकसान के अंदर यहाँ पर आपको जा रही थी, और फ्रेंच जो स्टेट था वो भी काफी नुकसान के अंदर जा रहा था। तो अपने नुकसान को प्रॉपरली तरीके से मैनेज करने के लिए या अपने नुकसान को कम करने के लिए कंपनी बनाई, और ये कंपनी जो बनाई सरकारी कंपनी बनाई, और ये कंपनी भी आपको नुकसान में करेगी। तो लंबे समय तक ये कंपनी जो है ये भी आपको नुकसान में रहेगी। ठीक है, तो आज क्या है, रोज डे है। था, अच्छा था। तो तू हंस रहा है कि रो रहा है? हंस रहा है, मतलब किसी ने तो उससे रोज नहीं लिया। चलो, अगला क्वेश्चन। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम? ओपियम के उत्पादन के लिए जो है इनमें से कौन सा जो शहर था या कौन सा जो क्षेत्र था वो फेमस था? बिहार, सदर्न इंडिया, गुजरात, या फिर आपका असम? अरे तो आधे घंटे में क्या कर लेगा वो, ये बताओ। दिन भर में कुछ नहीं कर पाया तो अब आधे पौने घंटे में क्या कर लेगा? अरे पोल में आंसर करो यार, क्या कर रहे हो? असम में कहाँ तुम अफीम उगवा रही हो? देखो भाई, एक सिंपल सा फंडा होना चाहिए। 14 तारीख तक कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बजरंग दल जिंदाबाद। 14 तारीख को लठ लेके निकल जाना बजरंग दल के साथ में, कोई टेंशन नहीं। और ये भारत तो भगवान कृष्ण का देश है, ये यहाँ पर कहाँ वैलेंटाइन वगैरह मनाएंगे? तो हमारे यहाँ तो हर जगह प्यार मोहब्बत चलती रहती है, हर जगह पे। ठीक है, तो कृष्ण का देश है, इसलिए कृष्ण के देश में वैलेंटाइन वैलेंटाइन जो संत बनते थे, ऐसे हजारों संत हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारे संत बेचारे वो आश्रम में जाके बैठे रहते थे, और इनके संत जो है वो प्यार मोहब्बत करवा रहे हैं। अब देखो, कल्चर में अंतर देखो आप। चलिए, सो बिहार इज द राइट आंसर। अंग्रेजों के टाइम पर बिहार से ओपियम या फिर आपका जो आपका पीएससी वाले जो खाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका अफीम यहाँ पर आपको उगाया जाता था, और यहाँ से फिर वो इसको ट्रांसपोर्ट करते थे, इसको एक्सपोर्ट करते थे चाइना के अंदर। तो पूरे चाइना देश को उन्होंने नशेड़ी बना लिया था। चाइना वाले बड़े परेशान थे कि भैया इनसे बच जाए, तो 2 बार आपका जो ओपियम वॉर है, या जो चाइनीज चाइना के साथ में 2 बार यहाँ पर आपको ओपियम वार चाइना को यहाँ पर आपको करना पड़ा इनके साथ में। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है वो लगातार चोरी छुपे ओपियम का सप्लाई करते थे। पहले लोगों को फ्री में दिया, क्या नाम था वो अपने वो मिर्जापुर में देखा होगा कि पहले कट्टे फ्री में दिए कि जाओ पैसा बनाओ फिर लेके आना, तो वैसे ही था। पहले लोगों को फ्री के अंदर उन्होंने देना शुरू यहाँ पर आपको किया, और उसके बाद जब लोगों को आदत लग गई, तो आदत लगने के बाद जो है वो फिर उनसे पैसा वैसा लेके यहाँ पर आपको करना शुरू किया। तो बिहार इज द राइट आंसर। बिहार के अंदर बड़े लेवल पे जो है वो अफीम उगवाई जाती थी और यहाँ से सेल की जाती थी, है ना? ए इज द राइट आंसर। कालीन भैया, जियो जैसे, बिल्कुल जियो जैसे। तो खैर जियो अगर पैसे भी लेता तो कोई दिक्कत थोड़ी थी शुरू में। शुरू में अगर वो बोलता है कि नहीं मैं तो पैसे लूंगा मैं, और तुमको मैं बोल रहा हूँ कि तुमको मैं इतना डेटा फ्री दूंगा हर रोज, तो हम तो पागल हो जाते हैं उसके पीछे, पैसे में भी ले लेते हैं उसको, क्योंकि उस समय डाटा का अकाल ही इतना था। चलिए, सो हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंट इंडिया एज अ ट्रेडर? व्यापारी के रूप में जो है सबसे आखिरी में भारत में कौन आया? डच, अंग्रेज, फ्रेंच, या फिर आपके पुर्तगाली, है ना? कौन सबसे लेट हो गए? सुबह प्रपोज और शाम को ब्रेकअप? जान के दुख हुआ, आपके दुख में मैं शामिल हूँ। बजरंग दल जिंदाबाद। हाँ, अपन आरएसएस वाले हैं बचपन से ही। पैदा होते से ही अपन चड्डी पहन के घूम रहे हैं, तो आरएसएस वाले ही हुए ना।
चलिए, सो द राइट आंसर इज फ्रेंच। तो फ्रेंच सबसे आखिरी में आए, सबसे पहले आपके पोर्टुगीज लाए 1498 में। पहली फैक्ट्री उन्होंने फिर आपके कोचीन में आपको इस्टेब्लिश किया। उसके बाद 1602 के अंदर आपके मसूलीपट्टनम के अंदर आपका डच लोग आए। फिर इंग्लिश लोग आए 1600 के अंदर। फिर फ्रेंच लोग आए 1664 में, इन्होंने भी सूरत में कंपनी बनाया, इन्होंने भी सूरत में बनाया, इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाया। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लो, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सी इज राइट आंसर। हाँ हाँ, चलो। सो हेमचंद्र विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडिया एज अ, किस नाम से उसको फेमस माना जाता है? पूरणमल, मलदेव, मालदेव, राणा सांगा, या फिर आपका हेमू? ठीक है, करने दो यार जिसको जो कर रहा है। अब तुमको कोई भाव नहीं दे रहा, तुम बजरंग दल में शामिल हो जाओगे, और कोई मिल जाएगा तो फिर बजरंग दल वालों को गाली दोगे। तो हिंदुस्तान है, जिसको जो करना है करने दो। अच्छा, आपका बर्थडे है सोनिका का? तो बेटा अगर बर्थडे मनाने जाओ ना, तो साथ में अगर भाई बहन वगैरह भी रहें तो सबके आधार कार्ड वगैरह साथ में रखना, है ना? तो वो जरूरी है, नहीं तो पता चला कि भैया क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मेरा दोस्त था, उसका वो दोनों भाई बहन जा रहे थे उस दिन वहाँ पे। तब अब वो बहन तो आधार कार्ड लेके आई नहीं वहाँ पे। तो उनको बोल रहे कि तुम्हारी शादी करा देंगे यहाँ पे। अरे बोले मेरी बहन है। बोले शादी क्यों करा? अरे नहीं बहन है। बोले पिताजी से बात कराओ। तो पिताजी से बात कराई तो पिताजी को कुछ अलग ही लगा। अरे बोले किसी और के साथ में घूम रहा है लड़का। तो पिताजी और गाली वाली देने लग गए, पुलिस वो बजरंग दल है और नाटक करने लग गए। तो भैया पहली बात तो डरना ही क्यों, है ना? उनको होते कौन है रोकने वाले, है ना? हम क्यों नहीं, कोई आधार कार्ड लेके नहीं जाना, वो होते कौन है रोकने वाले, है ना? माँ बाप जो भी माँ बाप करेंगे। छोड़ो, अभी देर है, अब तुम 7 दिन तक ये डिस्कशन करते रहोगे क्या? तो लठ अपने साथ भी एक रखना, तो कोई नाटक करा तो दिया उधर से लठ। चलिए, सो द राइट आंसर इज हेमू। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य उसको बोला जाता था। और इसने फिर आपका सेकंड बैटल ऑफ जो पानीपत है, तो अकबर के साथ में बैरम खान के साथ में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर आपको लड़ा था। जिसके अंदर इसने पहले तो दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया, और दिल्ली पे आक्रमण करके जो तरदी बेग था दिल्ली का, जो उस समय पे सेनापति था, उसको यहाँ पर, दिल्ली का जो गवर्नर था उसको यहाँ पर आपको डिफीट किया। क्योंकि हुमायूं की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, और हुमायूं की डेथ के बाद उसको लगा। और ये किसका सेनापति था हेमू? आदिल शाह का। ठीक है, तो अफगानी एक एम्परर था आदिल शाह, तो उसका यहाँ पर आपको, उसका व्यक्ति था। इसने पहले दिल्ली आगरा पे हमला किया, आगरा पे ऐसे कब्जा कर लिया जैसे मूली वूली उखाड़ने गया हो। उसके बाद दिल्ली पे कब्जा किया, और वहां पे फिर दिल्ली के पास में आपके पानीपत के मैदान में वहां पे जाके इसने अकबर के साथ में, अकबर तो उस समय छोटा ही था, तो बैरम खान के साथ में बैटल लड़ी, आपके सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और वहां पर फिर उसको उस युद्ध के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए, सो द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज बीन यूज्ड फॉर, भारतीय गौरव का जो अंतिम सूर्य है, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, या फिर आपका हेमू? पढ़ लो पढ़ लो, देवेंद्र भैया गुस्सा आ गया। पढ़ लो यार, पढ़ लो। चलो, तो ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? ये तरती बेग को तो इसी ने डिफीट कर दिया था, हेमू ने। अच्छा, कल क्वेश्चन था ये? कल कब था? कल तो क्लास ही नहीं थी। कल कहाँ से आ गया? चलिए, सो पृथ्वीराज चौहान इज राइट आंसर। पृथ्वीराज चौहान था जो तोमर डायनेस्टी के आपके राजा हुआ करते। इन्होंने दो बैटल लगी थी। 1191 के अंदर उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा था, जहाँ पर गौरी को डिफीट किया था। फिर 1192 में फिर से उन्होंने बैटल लड़ा। उसके अलावा आपके बुंदेलखंड के जो राजा थे उनके ऊपर भी आपको कैप्चर किया। उसके अलावा आपके जो कई सारे और भी आसपास के राजाओं से उन्होंने कई सारी बैटल लड़ी। लेकिन इनके बाद भी कोई आपका दिल्ली के तख्त के ऊपर या दिल्ली के ताज के ऊपर कोई भी हिंदू राजा यहाँ पे आपको बैठा नहीं था। तो पृथ्वीराज चौहान इज द राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। अच्छा, इसकी पहले वाली, ओके। सो इन इंडियन हिस्ट्री
वाज द अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो कौन थे भारतीय इतिहास में? एन इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग द अकबर रेन, अकबर के समय में मिलिट्री कमांडर था। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑन द रेन ऑफ शाहजहां, तो शाहजहां के समय पे इतिहासकार था। इम्पॉर्टेंट नॉबल एंड आपका जो औरंगजेब का उसका बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति था। ये एक क्रॉनिकलर एंड द पोएट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के टाइम पर एक आपका एक पोएट था, या उसके टाइम पर एक क्रॉनिकलर मतलब जो इतिहास वगैरह लिखता है वो था। चलिए, तो हु कौन था भैया? अब्दुल अहमद लाहौरी, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। चलिए एक बार टेबल देख लेते हैं। अंजलि, अंजुली, श्वेता, देवेंद्र, शिवम, शुभम, ब्रजेश्वर, नारायण और पूर्णिमा। वेरी गुड। बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं क्या? चलो, सो द राइट आंसर इज बी, है ना, अब्दुल हमद लाहौरी। भैया, नंदिनी, ठीक है, अब्दुल हमद लाहौरी। तो ये शाहजहां के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट इतिहासकार था, और इनके समय पे इन्होंने जो बादशाह नामा है, या उसको बोला जाता बादशाह नामा या बादशाह नामा, दोनों नाम से उस बुक को जाना, तो वो बुक उसने यहाँ पर आपको लिखा। फिर एज अ ट्रेवलर यहाँ पर आपको आया था, और यहाँ से फिर वो इतिहासकार यहाँ पर आपको बन गया। बी इज राइट आंसर। चलो कोई बात नहीं। सोलो, हु इज द ऑथर ऑफ शाहजहांनामा? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी, या फिर आपका इनायत खान। ठीक है, तो हु इज द ऑथर ऑफ शाहजहांनामा? चलो भैया, योर पोल स्टार्ट नाउ। अरे वो बादशाह नामा था यार। ये जो था वो बादशाह नामा था या पादशाह नामा था, और ये शाहजहां नामा है, दोनों अलग अलग है। धोखा क्या हो गया? तुमको क्या लगता है कि जैसे दो क्वेश्चन दे दूंगा मैं, वो भी एक साथ? पहले दो चार बार दे दिया, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा ये होगा। चलो, सो सी इज द राइट आंसर, सॉरी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो शाहजहां नामा है, या शाहजहां के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको उसके अंदर लिखी गई है। और इनायत खान नाम का एक व्यक्ति था 17th सेंचुरी में, इसने उसको यहाँ पे लिखा, और इसको फिर आपके इंग्लिश के अंदर ए आर फुलर थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने उसको 19th सेंचुरी में इंग्लिश के अंदर यहाँ पर आपको ट्रांसलेट किया। सो डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। सो अनवर ए सुहेल इज अ ट्रांसलेशन ऑफ, अनवर ए सुहेली जो है वो किसका ट्रांसलेशन है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, या फिर आपका सूर सागर? किसने धोखा दे दिया? उसने हाई नहीं बोला था, कभी धोखा कहाँ से देगी? चलिए एक मिनट है। और आईडी मेरा पवन इंदौर RIT। चलिए, सो द राइट आंसर इज ए। पंचतंत्र जो है वो कई सारे स्कॉलर ने अलग अलग भाषा, अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग ट्रांसलेशन किया। ठीक है, एक आपके नसरुल्लाह मिर्जी शिराज थे,
तो उन्होंने उसको कलीलाबाद दीवान के नाम से किया। फिर मिर्ज़ा हुसैन कशफीज थे, उन्होंने उसको अनवर सुहेली के नाम से यहाँ पर आपको ट्रांसलेट किया। तो अलग-अलग समय पे अलग-अलग इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको किया गया। ठीक है? जिसमें जो अनवर सुहेली है, तो वो पंचतत्व के रूप में जो है ट्रांसलेशन जो है आपके आपके हुसैन कशफीफ हैं, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था। ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। So, which Mughal ruler of India had learned Hindu music from the लाला कलावंत है, लाला कलवंत जो है उससे किसने हिंदू संगीत जो है वो हिंदू संगीत मतलब जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वगैरह होता है वो सीखा था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर आपका शाहजहां? तो कौन भैया इतना खतरनाक था जो म्यूजिक सीखने जाता था? और जाता भी ऐसा था, उसके घर जाता था सीखने, ऐसा नहीं कि वो राजा है तो यहाँ पे बुलवा ले। उनके घर बाकायदा जाके म्यूजिक नीचे बैठ के सीखा करते थे। गई भैंस पानी में। फारसी में, फारसी में। वो सभी बुक फारसी में लिखी गई हैं। 833082। चलिए। सो बह गए लोग, 25% लोगों ने सही आंसर दिया। आंसर इज द सी इज राइट आंसर। अकबर जो है इसको भी गाने वाने बजाने का शौक यहाँ पर आपको आ गया, और उस समय पे ये लाला कलबंद नाम के एक बहुत जाने माने संगीतकार थे, उनसे पढ़ने या उनसे जो संगीत सीखने यहाँ पर आपको जाता था। सी इज द राइट आंसर। चलो। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाज मास्टर्ड बाय द औरंगजेब? ये इनमें से कौन सा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था वो औरंगजेब को उसको बजाने में महारत हासिल थी? सितार, पखावज, वीणा या इनमें से कोई नहीं? चलो। सो यू पोल स्टार्ट नाउ। नहीं, वैसे तो शशांक 3 ही टाइप की होती हैं, लेकिन जो अपन गवर्नमेंट के हिसाब से जो है वो 5 टाइप की सॉइल यहाँ पर आपको पड़ते हैं। वैसे 3 ही टाइप की होती है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना? 5 वो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 5 दिया है, लेकिन कई सारे वो ऐसा होता है कि अलग-अलग जो ज्योग्राफर हैं, वो अलग-अलग स्टडी करते हैं। तो कोई 3 बताता है, कोई 5 बताता है, तो कोई 3 पढ़ाता है, कोई 5 पढ़ाता है, लेकिन सब कुछ चीज़ें वो वही है, ठीक है? तो वैसे देखा जाए तो 3 ही होती हैं, बट ब्रॉडली जो मैंने पढ़ाया है वो 5 टाइप की आपको यहाँ पर आपको होती है, ठीक है? तो जैसे फॉरेस्ट हैं, तो वो भी आपको कहीं ऐसा मिलेगा, तो सब अलग-अलग ज्योग्राफर अलग-अलग तरीके से होगा। तो हो सकता है आपको किसी किताब में अलग-अलग आपको मिले हो, ठीक है? चलिए। तो वीणा बजाता था ये, और वैसे ये खुद ये मानता था कि जो वीणा बजाना या म्यूज़िक वगैरह जो है एंटी इस्लामिक है, ये इस्लाम के यहाँ पर आपको खिलाफ है। तो म्यूज़िक वगैरह बजाने पे जोर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। पेंटिंग वगैरह के अंदर जो लोग पेंटिंग करते थे, उन सभी लोगों को इसने दरबार से भगा दिया। उसके बाद जो म्यूज़िक वाले लोग थे दरबार के अंदर, इसके पहले जहांगीर या शाहजहाँ के टाइम पर जिन लोगों को नौकरी दी गई थी, उन लोगों को दरबार से भगा दिया। तो पूरा जो ध्यान था इसका ये था कि पूरी तरीके से जो इस्लामिक रूल है, उसके हिसाब से ही पूरा शासन यहाँ पर आपको चले। खुद बजाता बहुत अच्छा था, लेकिन बजाता ज़्यादा यहाँ पर आपको नहीं था, क्योंकि एंटी इस्लामिक मानता था। सो सी इज़ राइट आंसर। हिपोक्रेट नहीं था, उसको इच्छा थी कि भैया नहीं बजाना, तो भैया नहीं बजा रहा। हिपोक्रेट कहाँ से आ गया? चलो, सी इज़ राइट आंसर। सो द राग विच इज़ संग अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह-सुबह जो है कौन-सा राग गाया जाता है? टोडी, दरबारी, भोपाली या फिर आपका भीम पलासी? सुबह-सुबह तो मुर्गे की बांग होती है। हाँ, कॉइन में भी वीणा वाला कॉइन है उसका, लक्ष्मी माँ का, सरस्वती देवी का। वो तो पढ़ेंगे ना अपन प्लस में, कवर कैसे करूँ क्या? सब कुछ प्लस में पढ़ेंगे, प्लस लिया है तो फायदा उठाओ। क्या हो रहा है? हम्म? लेक्चर चलने दो ना। लो भी मिलती है, लो भी मिलती है। अरे वो लेक्चर जाके देख लो ना आप एक बार, एमपी ज्योग्राफी वाला, वहाँ पे सब आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं हिस्ट्री में ज्योग्राफी कहाँ घुसाऊंगा?
चलिए, सो द राइट आंसर इज तोड़ी। तो तोड़ी नाम का एक राग होता है, और बेसिकली आपको जो थ्रॉट है, तो थ्रॉट से उसको गाया जाता है, उसको तोड़ी बोला जाता है। सुबह सुबह इस राग को गाया जाता है, और 10 अलग अलग विधाएं या 10 अलग चीजें होती है, उसमें एक तोड़ी है जो सुबह सुबह गाने का उपयोग किया जाता है। अकबर जो है सुबह सुबह इस म्यूजिक को यहाँ पर आपको गाता था। चलो, तो हाँ, वीणा वाला उसका भी था। वीणा वाला आपके जो औरंगजेब थे, इनका भी था। ए इज राइट आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही है? चौसा का लड़ाई 1538, बैटल ऑफ कन्नौज 1539, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576, बैटल ऑफ खानवा, इट्स खानवा in the 1657. Which of the following pair is right? चलिए, पोल स्टार्ट नाउ। अरे यार, दयानंद सरस्वती। बाकी बच्चे पोल में आंसर दे रहे हैं ना, तो तुमको अलग से भारत रत्न थे क्या? पोल में आंसर करो। एमपी हिस्ट्री के लिए अलग से कोई बुक नहीं है, मैंने पढ़ा है, उससे ही आप पढ़ लो। चलिए, सो सी इज द राइट आंसर, वेरी ऑब्वियस आंसर था। तो आपके जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 के अंदर, 1576 के अंदर, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, और अकबर की तरफ से आपके जो मानसिंह तो जो थे, वो मानसिंह ने इस बैटल को लड़ा। फिर बैटल ऑफ जो चौसा है, ये हुआ 1539 में, ठीक है। 1539 में जहाँ पर हुमायूं और शेरशाह के बीच में बैटल हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का जो बैटल था 1540 में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। उसके बाद शेरशाह यहाँ पर फाइनली डिफीट हो गया। उसके बाद में बैटल ऑफ खेड़ हुआ, शाहू जी और ताराबाई के बीच में, मराठा थ्रोन या मराठा सत्ता के लिए यहाँ पर। उसके बाद बैटल ऑफ का जो खाजवा हुआ बिटवीन द औरंगजेब और शाह सुजा हैं उनके बीच में, ठीक है, 1659 के अंदर। सो सी इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन। किसका क्या मतलब है? सो इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुहतसिब वॉज, मुहतसिब का मतलब क्या था? मुहतसिब कौन था? मिलिट्री ऑफिसर, द हेड ऑफ द फॉरेन अफेयर, और इंचार्ज ऑफ द पब्लिक मोरल, सार्वजनिक नैतिकता अधिकारी, या ऑफिस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट या पत्राचार विभाग। तो मुहतसिब कौन था? कौन सा पद हुआ करता था? अच्छा, तो ओके। अच्छा, जिनने आंसर लगाया है वो ये बताओ कि सेम ऑफिसर अशोक के टाइम पर एस्टेब्लिश किया गया था, उसका नाम क्या था? सेम पर्पस के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया था अशोक के टाइम पे। जल्दी जल्दी बताओ, आंसर तो पता चल गया ना। वेरी गुड। धर्माधिकारी नहीं, धम्म धम्म महात्मा, है ना। तो वो पब्लिक मोरल वगैरह मेंटेन करने के लिए धम्म महात्मा जो है, उसका अपॉइंटमेंट वहां पर अशोक के टाइम पर किया जाता था, ठीक है। सो सी इज राइट आंसर। पब्लिक मोरल या फिर आपका जो मुहतसिब है, तो मुहतसिब एक तरीके से आपके जो जज के रूप में या पुलिस या जज के रूप में काम करते थे यहाँ पे, और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो सब कुछ मेंटेन करने का मुहतसिब था। तो ये स्पेशली आपके, अच्छा, किसके टाइम पर अपॉइंट किया गया था उसको? चाणक्य क्यों होगा? औरंगजेब के टाइम पे, है ना। नहीं नहीं, औरंगजेब के टाइम पे, तो औरंगजेब के टाइम पर पब्लिक मोरल पे बड़ा ध्यान दिया जाता है कि बाकी हिंदू लोग जो हैं उनसे बराबर टैक्स वसूल किया जाए, या उनके अगेंस्ट वो चीजें की जाए। तो उसके लिए औरंगजेब के टाइम पर स्पेशली इनको अपॉइंट किया जाता था। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दम महात्मा जो है, वो आपके जो अशोक हैं उनके टाइम पर उन्होंने स्टैब्लिश किया था। वो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं था, लेकिन वही था, पब्लिक मोरल वगैरह मेंटेन रहे उसके लिए। सो नहीं, ये तो औरंगजेब के टाइम पे था। दम महात्मा जो था वो आपके अशोक के टाइम पे था। सो इन मिडिवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस मेनली फॉर, तो किस उद्देश्य से मनसबदारी जो प्रणाली है वो शुरू की गई? तो मेकिंग द रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, सेना में भर्ती के लिए,
फैसिलिटेट द रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रहण को सरल बनाने के लिए, इंश्योर द रिलीजियस हार्मनी, धार्मिक सद्भाव की नियुक्ति के लिए, या आपके प्रॉपर क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन या स्वच्छ प्रशासन वगैरह जो है उसको मेंटेन करने के लिए। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द मनसबदारी सिस्टम? ल्यूसेंट पढ़ना हो तो आखिरी में पढ़ लेना, अगर तुम्हारी इच्छा हो, टाइम हो, श्रद्धा भक्ति हो तो। आ गया ना, पोल आ गया। नहीं नहीं, ठीक है। तो जो मनसबदारी सिस्टम था उसका कोई मकसद ये नहीं था कि टैक्स वसूल वगैरह यहाँ पे करना या टैक्सेशन वहाँ पे करना। अब अकबर वगैरह के टाइम पर इतना बड़ा एरिया उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, अब उस एरिया को कंट्रोल कैसे किया जाए? पूरे एरिया को राजा खुद तो कंट्रोल कर नहीं सकता, उस समय इतना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उसके पास यहाँ पर आपको नहीं था। तो जो मेन पर्पस था उसका ये कि प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो स्टैब्लिश हो सके। उसके अंदर उन्होंने अपने जो जागीर हैं, तो अलग अलग लोगों के अंदर जागीर हैं, वो जागीर यहाँ पर आपको डिवाइड कर दी, और जागीर डिवाइड करके उनको अधिकार दिया कि वहां से वो टैक्स कलेक्ट करे और उस टैक्स कलेक्ट करके उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाए। तो जो भी टैक्स कलेक्ट होता था आपके जागीरों से, उसका तकरीबन 30% जो पार्ट था, तो 30% पार्ट जो है वहां से आपको कलेक्ट होता था। नहीं, मैंने यही बताया था, किसी बात कर रही हो? सो डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो मेन काम जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है उसको चलाना यहाँ पर आपको, उसका मेन उद्देश्य था। डी इज राइट आंसर, इसको मैं पहले बता भी चुका हूँ, मनसबदारी वगैरह पूरा सिस्टम क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। Who among the following ruler issued the some coin with figure of the Ram and Sita and in the Devanagari लिपि? ठीक है, तो राम और सीता के जो सिक्के हैं वो इनमें से किसके समय पे देवनागरी लिपि मतलब हिंदी के अंदर यहाँ पर आपको जारी किए गए? चलिए, तो राजा भोज, फिर सिद्धराज जयसिम्हा, जैनुल आबदीन, या फिर आपका अकबर। चलिए, यू पोल स्टार्ट नाउ। उसके लिए प्रियंका एक अलग से लेक्चर है 2020 स्ट्रेटेजी करके, तो मेरी प्रोफाइल में जाके सर्च कर लेना। वहाँ पर पूरा मैंने बताया है कि कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, तो पूरा डिस्कशन उसके अंदर है। वहाँ पर जाके आप उसको एक बार उस लेक्चर को देख लेना, तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, या कैसे क्या करना है, सब कुछ उसके अंदर बताया है मैंने। चलिए, सो द राइट आंसर इज अकबर है। तो अकबर के टाइम पर पहली बार आपको इस प्रकार के सिक्के यहाँ पर आपको जारी किए गए, जिसमें राम सीता और देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर राम सिया उसके अंदर लिखा हुआ था। राम सिया मतलब राम सीता, ठीक है। और राउंड और स्क्वायर के आपको साइन थे, और उसको जो है मेहराब उसको बोला जाता था, चौकोर सिक्के वगैरह थे उनको। डी इज राइट आंसर। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वॉज नोन एज, कॉपर का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? रुपी, दाम, टंका, या फिर आपका शमशी। कौन सा वाला क्वेश्चन? चलिए, सो द राइट आंसर इज दाम। तो इनके समय पे जो दाम है, तो दाम एक तरीके से आपका सोने का सिक्का, तांबे का कॉपर का सिक्का हुआ करता था। जबकि जो रुपी है, तो रुपी आपके सिल्वर के अंदर होता था, और जो मोहर होती थी, मोहर आपका सोने के अंदर हुआ करता। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो सिक्के हैं उनके मुगल के टाइम पर यहाँ पर आपको चला करते थे। बी इज राइट आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? दाम इज द कॉपर कॉइन, देसाई रेवेन्यू कलेक्टर, दीवान रेवेन्यू चीफ ऑफ द प्रोविंस, प्रांत का जो है राजस्व प्रमुख था, या जरीब अ टाइप ऑफ टैक्स। तो इनमें से कौन सा जो है पेयर है, वो पेयर आपका गलत है, रॉन्ग है। स्लाइड बनाना है अभी, कहाँ से सो रहा है? नहीं सोना है अभी, 1 बजे सोएंगे।
ए किसने लगाया? 15% बच्चों ने ये लगाया, जबकि ए के बारे में अभी बताया था कि दाम जो है वो कॉपर का कॉइन होता है, तांबे का सिक्का होता है। तो जरीब इज राइट आंसर। जरीब क्या होता है? व्हाट इज द जरीब? हाँ, मेजरिंग की एक यूनिट होती है जरीब। एक लोहे की चेन होती है जिसको मेजरमेंट करने के लिए इसका जो उपयोग है वो मेजरमेंट जरीब का उपयोग यहाँ पे आपको किया जाता है। ठीक है, तो नींद का असर नहीं है, ये ध्यान न देने का असर है। हाँ, लैंड मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अभी भी यूज होता है। तो दाम तो मैं बता चुका था कि दाम तो आपका सिक्का है ना। उसके बाद जो दीवान है, तो आपका जो ये था आपका देसाई। तो देसाई एक रेवेन्यू कलेक्टर था, स्पेशली महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर। फिर दीवान जो था वो रेवेन्यू चीफ था, आपके प्रांत के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन करता। जबकि जो जरीब था वो एक प्रकार का आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। तो जरीब इज द राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। हाँ, वो चेन आती है, पटवारी वगैरह यूज करते हैं उसको अभी भी। चलिए अगला क्वेश्चन। सो द मीनिंग ऑफ वर्ड बटाई ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के समय में जो बटाई था, बटाई का मतलब क्या था या किसके लिए शब्द का उपयोग किया जाता था? इट्स अ रिलीजियस टैक्स, सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, राजस्व संग्रहण के लिए, वेल्थ टैक्स, धन कर, या फिर आपका प्रॉपर्टी टैक्स। तो बटाई जो है वो एक्चुअली था क्या? यू पोल स्टार्ट नाउ। हाँ, इंजीनियर भी करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, लैंड मेजरमेंट के लिए। सिकंदर के टाइम पर नहीं, ये शेरशाह सूरी के टाइम से ये पूरा सब स्टेब्लिश हुआ था। तो ये टोडरमल जो थे, उन्होंने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था, इससे पूरा मेजरमेंट वगैरह करना। ठीक है, उसके बाद जो शेरशाह का जो सिस्टम था, शेरशाह के टाइम पर भी मैंने आपको पढ़ाया था कि शेरशाह के टाइम पर भी आपके जो टोडरमल थे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का पूरा सिस्टम बनाया था, और उसी सिस्टम को फिर इन्होंने उपयोग किया था। उसके टाइम पर एक गजे सिकंदरी भी था। तो वो गजे सिकंदरी जो तुम बता रहे हो ना, उसी की बात कर रहे हो शायद, गजे सिकंदरी की। तो गजे सिकंदरी अलग था, है ना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो वो अलग था, लेकिन ये वाला जो है वो आपके शेरशाह सूरी के टाइम पर आपको स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो बी इज राइट आंसर। बटाई जो था, बटाई आज के टाइम पर भी आपको यूज होता है। और बटाई जो बेसिकली जो भी लैंड होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि आधा पार्ट इसका है, आधा उसका करके। तो बटाई एक टर्म होती थी जहाँ पर कई सारे ऐसे लैंड होते थे जहाँ पर व्यापार करने के लिए, जैसे आपके जो खालसा लैंड वगैरह होते थे, उन खालसा लैंड को किसानों को दे दिया जाता बटाई के ऊपर, जिसमें आधा जो था वो किसानों का रहेगा और आधा जो है वो आपको राजा का रहेगा। सो बी इज राइट आंसर। फिर आपका जो नक्शबंदी है या फिर आपका कनकूट है, फिर आपका जप्ती सिस्टम है, गल्ला बख्शी है या बटाई है, तो वो अलग अलग प्रकार के सिस्टम हुआ करते हैं। ये सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया है। बी इज राइट आंसर। चलो, सो क्या हो गया? ठीक है, सो हुज नेम वाज कॉल्ड द अता अली खान। इनमें से किसका नाम जो है वो अता अली खान था? अबुल फजल, अबुल फैजी, टोडरमल, या फिर आपका तानसेन? हाँ, मजदूरी पे देना जमीन को, तो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो जो खाली सा लैंड होते थे, राजाओं के लैंड होते, वो उसको यहाँ पर आपको डिवाइड करके यहाँ पर आपको दे दिया करते थे। चलो, सुना नहीं है ना। तो लेट आओगे तो कैसे सुनोगे? चलो, आर ने धमाल मचा रखी है अभी तो। सो द राइट आंसर इज डी, है ना। तो जो तानसेन थे, उनका वैसे रियल जो नाम था वो रामधनु पांडे था। फिर उसको जब रीवा के जो राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में गए, उनके दरबार से फिर अकबर के दरबार में यहाँ पर आपको आते हैं। और अकबर के दरबार में आने के बाद इन्होंने आपका जो इस्लाम है, इस्लाम कबूल किया था। और जो इस्लाम कबूल किया था तो वहां पे फिर अकबर ने इनको अता अली खान नाम का टाइटल यहाँ पर आपको दिया था। डी इज राइट आंसर। अच्छा, ट्रेन में हो, चलो कोई बात नहीं। डी इज राइट आंसर। सो मैच द लिस्ट, ये लिस्ट आपको मैच करनी है। एकता मराठा, जागीर दिल्ली सल्तनत, आराम शाह मुगल, या सॉरी आपका जो इट्स कॉल्ड द अमरम, अमरम
मुगल या फिर आपका मोकासा विजयनगर। तो इस लिस्ट को मैच करो और मैच करके सही आंसर बताओ। तो मैच कर लो पहले। ये क्या है? ये आपका रेवेन्यू सिस्टम है और ये आपको डायनेस्टी है जिसके टाइम पर इसका उपयोग किया जा रहा है। कर लिया? चलो करो शुरू फिर। ओके, सो द राइट आंसर इज बी। ठीक है, तो जो इक्ता जागीर थी, तो ये सल्तनत टाइम के, सल्तनत पीरियड था, उस समय पे इक्ता वाला सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस किया। इक्ता के अंदर लैंड को अलग अलग लोगों में डिवाइड करके इक्तेदार अपॉइंट कर दिया जाता था। उसके बाद में जो अमरम है, तो वो मुगल्स के आपके जो अमरम या फिर आपको बोल सकते हैं अमर नायक सिस्टम। तो अमर नायक सिस्टम जो था, ये आपके जो विजयनगर साम्राज्य था उसके समय पे था। मराठा के टाइम पर आपका मोकासा था, जहाँ पर आपका जो माल गुर्जर वगैरह जो मोकासा है, तो मोकासा डिवाइड करते थे पहले। जो जहाँ से सरदेश मुखी चूत वसूल करते थे, उस एरिया को कंप्लीटली जब कैप्चर कर लेते, उसको मोकासा लैंड के अंदर डिवाइड कर देते थे। और जागीर जो है, वो आपके मुगल के टाइम पर आपको जागीर के अंदर आपको डिवाइड किया जाता था। सो बी इज राइट आंसर। हाँ हाँ, पढ़ा दिया, पढ़ा कंप्लीट हो गया वो। तो प्लस में जाके आप उसको देख लेना। चलिए, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। So, which among the following ports was called the Babul Makkah? या आपका गेटवे ऑफ मक्का, हिंदी में अगर आप बोलो तो बाबुल मक्का या गेटवे ऑफ मक्का कहा जाता था। कालीकत, भरूच, कैम्बे या फिर आपका सूरत। अब वैसे यूनिट 1 चल ही रहा है, उसको कंप्लीट करके अभी हमने जो हिस्ट्री वाला आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, उसको आज से ही स्टार्ट किया है। चलिए, सो देवेंद्र 23, वेरी गुड। चलो, तो देवेंद्र आर, ब्रजकिशोर, नारायण, अंजलि, शिवम, निकिता, सत्यम, अंजलि एंड शिवम। इसमें एक भी स्टूडेंट जो है वो एक है, बस एक है आर, जो रेगुलर मेरी क्लास में आता है। बाकी सभी बच्चे जो है या तो प्लस के हैं या फिर दूसरे हैं। अरे उसका एक्सप्लेनेशन तो सुनते जाओ। चलिए, सो द राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो इसको जो बाबुल मक्का है, तो गेटवे ऑफ मक्का इसको कहा जाता था। और उसका रीजन यहाँ पर यहीं से आपके जो मक्का की आपकी जो भी जो शिप वगैरह है वो यहाँ से आपको जाती थी। पहले मक्का वगैरह जो है लोग सड़क के रास्ते या रोड मतलब आपके लैंड के रूट से आते थे। फिर अकबर के टाइम पर आपके प्रॉपर शिप वगैरह के द्वारा जो है मक्का जाना यहाँ पर आपको शुरू हुआ। तो बाबुल मक्का है, मक्का का द्वार या मकाब बारी नाम से उसको यहाँ पर आपको जाना जाता था। बी डी इज राइट आंसर। चलिए, सो दैट्स ऑल दिस लेक्चर और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल टॉपर। कल मॉडर्न के बाकी जो एमसीक्यूज वगैरह हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।